रामसह एक धार्मिक पुरुष थे। वे शरीर और मन की पवित्रता पर जोर देते थे। उनका अपना जीवन इन्हीं आदर्शों पर चलता था। विवाह में अपव्यय के वे विरोधी थे। गरीबों की सहायता करना उन्होंने लोगों को सिखाया। जब अंग्रेजों ने भारतीय जनता में फूट डालकर अपना साम्राज्य बढ़ाना प्रारंभ किया, रामसह उनके विरुद्ध खड़े हो गए, पर उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ा, अपने प्राण देकर। सन 1816 में बसंत पंचमी के शुभ दिन रामसह का जन्म हुआ। लुधियाना जिले में भैनी नामक एक छोटा देहात है, वही रामसह के पिता रहते थे। रामसह के पिता जस्ता सह बड़ई थे। उनकी मां सदन कौर बहुत धार्मिक वृत्ति की थी। रामसह अपने माता पिता का बड़ा बेटा था। उनके एक बहन तथा एक भाई था। उनकी बहन की शादी हो चुकी थी। बधूसह उनका छोटा भाई था, उससे 4 साल छोटा था। उस समय के रिवाज के अनुसार रामसह की शादी 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उनकी पत्नी जस्सन धारोबार गांव की थी। रामसह के एक मामा काबुल सह महाराज रणजीत सह की सेना में थे। वे एक बार घर आए थे तो रामसह को साथ लेकर गए तथा उन्हें महाराज की सेना में भर्ती करवा दिया। रामसह उस समय 20 वर्ष के युवक हो गए थे। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का स्वर्गवास हुआ। उनके पुत्र तथा मंत्रियों में भारी मतभेद खड़ा हो गया। हिंसक रक्तपात तक हुआ। उस समय धोखेबाज तथा विश्वासघाती लोग बहुत थे। अंग्रेजी सरकार इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाया। सन 1845 में मुड़की में अंग्रेज तथा सिखों में पहली लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। रामसह समझ चुके थे कि यही होगा। युद्ध के समय वे अपने गांव वापस आ गए। वे इसीलिए नहीं लौटे कि वे युद्ध से डर गए थे, किंतु उनके विचार से ऐसे स्वार्थी, धोखेबाज तथा नीतिमान लोग कभी विजयी नहीं हो सकते थे। घर लौटने के बाद रामसह खेती करने लगे, साथ ही धार्मिक कार्य तथा ईश्वर चिंतन भी करते थे। जब अंग्रेज सरकारों के क्रूर अत्याचार तथा राज्य विस्तार की बातें उनके कानों तक पहुंची, वे बहुत दुखी और आश्वस्त हो जाते। धीरे धीरे रामसह प्रसिद्ध होने लगे। उनके दर्शन के लिए एवं अपने दुखड़े सुनाने की इच्छा से उनके घर जाते थे। लोग रामसह को सद्गुरु रामसह कहने लगे। उनके अनुयायियों ने अपना एक संप्रदाय बना लिया। संप्रदाय विविध थे, जैसे कूका, नामधारी, संत, खालसा आदि। रामसह का संप्रदाय कूका नाम से प्रसिद्ध हुआ। कूका संप्रदाय प्राथमिक अवस्था में सामाजिक तथा धार्मिक कार्य करता था। एक दिन रामदास नामक गुरु से रामसह की मुलाकात हुई। उनके साथ चर्चा भी हुई। विश्वास किया जाता है कि रामदास जी ने ही कूका संप्रदायों को राजनैतिक कार्य में हाथ बटाने का उद्देश्य दिया। गौरक्षण उनके अनेक लक्ष्यों में से एक था। बहुत ही जल्द सद्गुरु रामसह के अनुयायी बढ़ने लगे। वे सर्वत्र दिखाई देने लगे। पंजाब के 29 जिलों में उनका कार्य चल रहा था। 14 अप्रैल 1837 को भैनी में श्वेत पार्श्व भूमि पर त्रिकोणी ध्वज फहराया गया। अंग्रेजों को भगा देने की कुछ योजना बनाई गई। रामसह ने लोगों को विदेशी वस्त्रों का उपयोग करने की मनाही की। विदेशी वस्त्रों का उपयोग करने से पैसा विदेश में कैसे जाता है, यह वे समझाते थे। लोगों ने विदेशी वस्त्रों पर बहिष्कार डाला। वे केवल देसी वस्त्रों का उपयोग करने लगे। लोगों ने न्यायालय तथा कार्यालयों पर बहिष्कार डाला। लोगों ने रेल से सफ़र करना छोड़ दिया। कूका ने अपने पत्र व्यवहार के हेतु अपनी स्वतंत्र डाक व्यवस्था स्थापित की। उनकी गुप्त पत्र व्यवहार के लिए यह बड़ा उपयोगी रहा। कूका पत्र लेकर पैदल ही सफ़र करते थे। सब कार्य तदुपरांत तथा अनुशासन से करने के लिए रामसह ने 22 अफसरों को नियुक्त किया। उन्हें सूबा कहा जाता था। ये सूबा पंजाब में सर्वत्र घूमकर
रामसह के आदेशों का प्रचार करते थे। रामसह की तीव्र इच्छा थी कि यह मंडल सशक्त बने तथा ब्रिटिशों को मातृभूमि से निकाल दें। रामसह चाहते थे कि यह मंडल सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने में कामयाब हो जाए। अपने अनुयायियों की सहायता से उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य कश्मीर तथा नेपाल से संबंध प्रतिस्थापित किए। उन्होंने भी आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था। मानसेह के अनुयायी सहायता के लिए रूस तक पहुंच गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सुदूर देश तक जाने वाले वे पहले लोग थे। आज भी गुप्त कागजातों में यहाँ के कुछ लोगों का इस सिलसिले में रूस में पहुँचने का लिखित प्रमाण मौजूद है। कूका के सारे व्यवहारों का निरीक्षण तथा परिशीलन करने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत गुप्तचर नियुक्त किए थे। उस समय के अम्बाला कमिश्नर श्री R.G. टेलर ने कूका संप्रदाय के संबंध में बहुत परिश्रम के बाद एक वित्त विवरण तैयार किया। यह विवरण यानी पंजाब सरकार को पेश किया गया एक महत्वपूर्ण विवरण था। इसमें कहा गया, मेरे मत से एक दिन निश्चित आने वाला है जिस दिन ये कूका संप्रदाय हम ब्रिटिशों के विरुद्ध तलवार उठाएगा। शासन के गुप्तचरों के तकलीफों के बावजूद कूका संप्रदाय के अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। सन 1871 में अनुयायियों की संख्या 4,30,000 तक हो गई। सूबा के द्वारा सद्गुरु रामसह लोगों का मार्गदर्शन करते थे। रामसह के दरबार में सूबा नियमित रूप से मिलते थे। अंग्रेजों को अच्छी तरह मालूम था कि मुस्लिम तथा हिंदू एक हो जाने पर उनके पैर यहाँ नहीं टिक सकेंगे। इसीलिए वे दोनों में झगड़े उपस्थित किया करते थे। जब तक दोनों में झगड़े थे तब तक अंग्रेज सुरक्षित थे। उनकी हर कृति इसी विचार से हुआ करती थी। जब पंजाब पर उन्होंने कब्जा कर लिया, कुछ दिनों बाद यह आदेश निकाला गया कि किसी ने गोमांस भक्षण किया तो हिंदुओं को विरोध नहीं करना चाहिए। गुरुद्वारा तथा मंदिर के निकट गोमांस की बिक्री पर शासन ने रोक नहीं रखी। इससे बदतर और क्या हो सकता था। किसी व्यक्ति अथवा मंडली द्वारा कोई एक पथ अथवा धर्म का अनुसरण किया जाने पर उस व्यक्ति अथवा मंडली को कष्ट देना क्या उचित है? इस बारे में तुम क्या सोचते हो? सभी देशों में यही प्रथा होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपना श्रद्धा स्थान चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग आपस में सदा लड़ते रहें। कुछ लोगों ने सड़कों पर खुलेआम गौमांस बेचना शुरू किया। इससे हिंदू नाराज हुए। अमृतसर में लोग भड़क उठे। अमृतसर सिखों का एक बड़ा धार्मिक क्षेत्र था। होली तथा दिवाली जैसे उत्सवों में अमृतसर को भेंट देने वाले देहातियों ने जब खुलेआम गौमांस बिक्री देखी तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तनावपूर्ण वातावरण में कुछ कूका अपने ऊपर काबू न पा सके। 15 जून 1871 को उन्होंने कुछ कसाईयों की दुकानों पर आक्रमण किया। इस झगड़े में 4 आदमी मारे गए। सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल दिखाई दी। जहां कहीं उन्हें कूका मिले उन्हें कैद कर लिया गया। बहुत से निरपराध लोगों को पकड़कर उन्हें अपराधी होने की जबरदस्ती से दे दी गई। अमृतसर में पुलिस लोगों के घर में घुसकर तथा अन्य व्यक्तियों को भी घोर कष्ट दिए। निरपराध सामान्य जनता को किस प्रकार परेशान किया गया, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। घटना द्वारा एक शर्मनाक सत्य का उद्घाटन हुआ। कुछ निरपराध लोगों के साथ बहुत अमानुष रीति से व्यवहार किया गया तथा वास्तव में अपराधी न होने पर भी जबरदस्ती से उन्हें अपराधी बताया। बड़े कोर्ट में उनकी पेशी हुई। उतने में सच्चे अपराधी जो इस घटना के जिम्मेदार थे प्रकट हुए, जिससे सरकार को शर्म से माथा झुकाना पड़ा। अपराधियों में से 4 को फांसी की सजा
सुनाकर दूसरे जेल में भिजवाया गया। जेल अधिकारियों ने सजा के पूर्व उन्हें एक दिन थोड़ा सा स्वतंत्रता देना चाहा। उन्होंने कहा, आप जो भी इच्छा हो खा सकते हैं, किंतु कुकाओं ने इस सुविधा का फ़ायदा उठाने से इनकार किया। 15 सितंबर को वे फांसी पर चढ़ गए। उस समय वे नाचते भजन गाते फांसी के तख्ते तक गए। उस समय जिन्होंने उन्हें देखा वे विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि ये आदमी थोड़े समय के बाद फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने वाले हैं। जब उन्हें यह पता चला तब उनके धैर्य की बड़ी तारीफ की गई। कुकाओं ने फांसी पर जाते समय अपने आप को चमड़े के पट्टों से बांधने ना दिया। उन्होंने सूती रस्सी से बांधने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फांसी का फंदा अपने गले में वे स्वयं बांधेंगे। उनकी विनती मान्य कर दी गई। होठों पर मुस्कान के साथ वे मृत्यु के अधीन हो गए। फांसी पर लटकाए गए वीरों में एक हकीम साहब थे। वे अपनी विधवा माता के इकलौते पुत्र थे। जब अन्य लोग माता जी को धीरज बांधने लगे तब उस वृद्धा ने उत्तर दिया, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इसने अपना जीवन गौ माता की रक्षा, गरीबों की सहायता तथा स्वतंत्रता के लिए अर्पित किया है। राजकोट में एक ऐसी ही घटना हुई। अमृतसर की घटना के 1 महीने बाद सरकार ने गुरुद्वारे के पास एक मटन की दुकान खोलने की अनुमति दी। तत्काल झगड़ा शुरू हुआ और 2 आदमी मारे गए, 6 कुका पकड़े गए। वे सभी 29 नवंबर 1871 को फांसी पर लटकाए गए। अपराधी कुकाओं में से रतन सिंह कुका ने जांच के समय न्यायाधीश से कहा, मैं 9 महीने बाद फिर एक सिख परिवार में जन्म लूँगा और आपसे बदला लूँगा। आपका न्याय झूठा है। पुनर्जन्म के बाद अपनी तलवार से आपके विरुद्ध उठकर आपका राज खत्म कर देंगे। आपका पतन अब दूर नहीं। 23 जनवरी 1872 को एक कुका की टुकड़ी मलेरकोटला से बहनी जा रही थी। उनमें से एक थकावट के कारण पीछे रह गया। कुछ शरारती लोगों ने इसका फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। क्रूरता से कोड़े लगवाकर तथा अपमानित कर उसे हकाल दिया गया। वह किसी तरह बहनी पहुंच गया तथा रामसिंह के सामने उपस्थित हुआ। बहुत डर से वह काँप रहा था। सारी घटना भी वह पूरी तरह बता नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। बहुत समय बाद वह शांत हुआ। धीरे धीरे उसने सारी कहानी बताना शुरू की। हजारों कुका जो वहां उपस्थित थे यह घटना सुनकर अपने क्रोध पर काबू ना पा सके। उन्हें उसी समय अपमान का बदला लेना था। रामसिंह भी इस घटना से बहुत दुखी हुए, किंतु वे शांत थे। हीरा सिंह कुका जो सबसे छोटे थे, वे इस अन्याय को सहन न कर सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे सद्गुरु रामसिंह के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे कि इस अपमान का बदला चुकाने का मौका उन्हें दिया जाए। उन्होंने कहा, हम इस प्रकार का अपमान नहीं सह सकते। रामसिंह कुछ समय विचार करते हुए बोले, अपने आप को काबू में रखो। जल्दबाजी हमेशा घातक होती है। किंतु उम्र में छोटे कुका गुरु का उपदेश नहीं चाहते थे। केवल बदला लेने की भावना ही उनके क्रोध को शांत कर सकती थी। हीरा सिंह ने नेतृत्व किया। अपनी तलवार से जमी पर लकीर खींचकर वह चिल्लाया, जो अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करना चाहता है वे इस लकीर के बाहर कदम रखें। सर्वत्र शांति थी। करीब 440 लोगों ने रेखा पार की। तलवार हाथ में पकड़कर वे सभी मलेरकोटला के लिए 14 जनवरी को रवाना हुए। कुका के पास गोला बारूद तथा योग सशक्त नहीं थे। केवल थोड़ी सी तलवारों के बल वे कैसे लड़ते। आरंभ में मालूद पर आक्रमण कर गोला बारूद सशक्त तथा घोड़े प्राप्त कर लिए गए। वहां से सीधे मलेरकोटला पहुंचे तथा आक्रमण किया। यह घटना 14 जनवरी की थी। इस आक्रमण की वार्ता सर्वत्र फैल गई।
अंग्रेज सेना इनके मुकाबले के लिए तैयार थी। अंग्रेज सेना में केवल अधिकारी वर्ग अंग्रेज था तथा सारे सैनिक भारतीय थे। अतएव जब कभी अंग्रेज सेना तथा भारतीय क्रांतिकारियों में झगड़ा होता था तब दोनों बाजू से भारतीय ही मरते थे। अंग्रेज सेना कुकाओं की अपेक्षा अधिक तैयार, अनुशासन युक्त तथा 10 गुना बड़ी थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुका बहुत बहादुरी से लड़े तथा शत्रु को बहुत नुकसान पहुंचाया, किंतु युद्ध उनके लिए हानिकारक ठहरा। युद्ध में हीरा सिंह अपना बायां हाथ खो बैठा। धीरे धीरे अंग्रेज सेना विजय हुई। जब हीरा सिंह ने अनुभव किया कि युद्ध जीतना मुश्किल है, तब उन्होंने अपने आप को शत्रु के हवाले करने का निर्णय लिया। बचे हुए कुकाओं से उन्होंने कहा, मित्रों, जिन्हें शहीद होने की इच्छा है वे आगे बढ़ें। मैं अपने आप को इस युद्ध में झोंक रहा हूँ, किंतु मैं किसी पर भी जबरदस्ती करना नहीं चाहता। केवल 1 व 2 कुका छोड़कर 68 कुका पकड़े गए। बिना किसी रियासत के सभी कुका 17 जनवरी को मारे गए। जब कुका मारे गए तब जिलाधीश गोवन अपनी पत्नी के साथ हाजिर थे। 17 जनवरी को उस छोटे लड़के के साथ 50 कुका मारे गए। बचे हुए कुका सुविधानुसार दूसरे दिन मारे गए। उनमें 92 कद से बौने थे। बंदूक की गोली उन्हें छू ना सकी। अधिकारियों को उस पर दया आई और उसे भाग जाने के लिए कहा, किंतु उसने इनकार किया। बाजू के खेत से ईंट ले आए एवं एक चबूतरा बनाया। उस पर चढ़कर उसने गोलियां झेली। हम सब कठोर परिश्रम के लिए तैयार रहे। अंग्रेज सरकार कुकाओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करने लगे। सद्गुरु राम सिंह तथा अनेक मुख्य कुका 19 जनवरी 1872 को पकड़े गए। अंग्रेज सेनाधिकारी भौनी पधारे और बोले, आप कानून के हिसाब से पकड़े गए हैं, आपको अभी लुधियाना चलना पड़ेगा। राम सिंह बोले, मुझे यह पहले से ही पता था। दोनों में थोड़ी सी बहस के बाद राम सिंह ने खुद एक बैलगाड़ी तय की। गुरुद्वारे के पास बैलगाड़ी उन्हें ले पहुंची। राम सिंह गाड़ी में बैठ गए। उन्हें विदा करते समय लोगों के दुख का पारावार न रहा। कुछ लोग चुपचाप आंसू बहा रहे थे। कुछ लोग अपने अंगोछे से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगे। वानी में यह एक बहुत ही करुण दृश्य रहा, मानो श्री रामचंद्र प्रभु 14 वर्ष का वनवास भुगतने के लिए अयोध्या छोड़कर वन में जा रहे हो। राम सिंह के पिताजी जस्सा सिंह जी लगातार आंसू बहा रहे थे। उनके छोटे भाई बुद्धा सिंह भी जोर जोर से रो रहे थे। वे अपने भैया की तरह जेल की सजा भुगतने के लिए तैयार थे, किंतु राम सिंह यह बात कैसे मानते। उन्होंने अपने भाई को धीरज देते हुए कहा, कृपया मत रोइए। दुनिया में हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है। पंजाब प्रांत तथा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मैं अपने प्राणों की कीमत दे रहा हूँ। हमें अथक परिश्रम के लिए तैयार रहना है। प्रारंभ में राम सिंह को इलाहाबाद जेल में रखा गया, लेकिन इस स्थान से पंजाब कुछ नज़दीक था, अतएव उन्हें ब्रह्मदेश में रंगून की जेल में भेजा गया। अंग्रेज सरकार राम सिंह पर मुकदमा चलाना नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि राम सिंह के विरुद्ध कोई सबल आरोप नहीं है, अतः उन्हें न्यायालय में कभी भी लाया नहीं गया। पर राम सिंह के कार्य वैसे ही चल रहे थे। वे जेल से पत्र द्वारा अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर रहे थे। उनके अनुयायी रंगून जैसे दूर देश में भी उनसे मिलने आते थे। अंग्रेज सरकार को इस बात का पता लगते ही उन पर कड़ी निगरानी रखी गई तथा किसी से भी मिलने की इजाज़त छीन ली। फिर भी राम सिंह पत्र द्वारा उपदेश करते ही रहे।
वे किसी कंकड़ से पत्र बांधकर जेल की दीवार के बाहर फेंकते थे। जेल के बाहर मटर गश्ती करने वाले उनके अनुयायी उसे उठा लेते थे। इस प्रकार पत्र भेजे जाते थे। अंत में सरकार ने उन्हें रंगून से मैरागी भेज दिया। वहाँ भी उनके अनुयायी पहुँच गए। करीब करीब 14 साल रामसह जी के जेल में बीत गए। सन 1885 में उनका अंतिम क्षण आया। रामसह के अपने अनुयायियों के लिए भेजे गए करीब 100 पत्र पंजाब में आए। वे पत्र अपने अनुचरों के प्रति अपार स्नेह तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के निरीक्षण से भरे हुए थे। रामसह सत्पुरुष थे, साथ ही एक कुशल योद्धा भी थे। देश की स्वतंत्रता के लिए वे लड़े। वे हमेशा देश कल्याण के बारे में सोचते थे। जेल में भी कभी स्वार्थ की भावना उन्हें नहीं स्पर्श कर पाई। वे धर्म गुरु थे तथा अपने अनुयायियों को सद्गुणों के सीख देते थे। मातृभूमि की सेवा तथा सर्वस्व त्याग का उत्तम आदर्श उन्होंने अपनी कृति में सबके सामने रखा।